So once again, very good morning to all of you. First of all, wish you happy Guru Purnima. On this day of Guru Purnima, I wish you best of luck for your futures and blessings to you, all of my dear students. I hope you will gain some knowledge in during your students' life and you will achieve your goal in your future life. Okay, our best wishes from all our team of students. So शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में अपन इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे यूनिट नंबर 5 का, जिसके अंदर दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द फर्स्ट वन इज रेनफोर्समेंट लर्निंग एंड द सेकंड थिंग इज सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। सो इन द प्रीवियस लेक्चर लाइक यूनिट नंबर फर्स्ट अपन ने देखा था व्हाट इज रेनफोर्समेंट लर्निंग एंड व्हाट इज सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो आज एक बार थोड़ा सा रिकॉल भी कर लेंगे उसको और शुरू करते हैं। ओके so the first thing is it is our syllabus. In the syllabus we have the two things, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया अपने पास दो चीजें हैं। कौन कौन सी? द फर्स्ट थिंग इज सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड द सेकंड थिंग इज रेनफोर्समेंट लर्निंग। तो सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, ये अपन डेफिनेशन आज फिर से देखेंगे। और रेनफोर्समेंट लर्निंग का एक मार्कोव डिसीजन चेन एक प्रोसेस होता है, वो भी अपन आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। और अगली क्लासेस में टॉपिक शुरू करेंगे और पाइथन कोड, जिस तरीके से अपन ने 4th यूनिट में पाइथन कोड देखे थे, like confusion matrix and k-fold cross validations and so many things, उसी प्रकार इसमें भी अपन करेंगे। So the first thing is it is mainly 4 types of learning होती है basically। अगर अब देखा जाए तो 3 टाइप्स की होती है। पहला सुपरवाइज, देन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड द थर्ड वन इज a reinforcement learning. Okay, so on the basis of current scenario or the purpose of views, it divided into the 4 category: सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज, या अपन कह सकते हैं सुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रेनफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, आप कोई भी मॉडल बना रहे हो, उस मॉडल को आप ट्रेन करोगे विद द लेबल्ड डेटा। लेबल्ड डेटा का मतलब क्या हो गया, यू फॉर एवरी इनपुट यू हैव एसोसिएटेड आउटपुट। आपके पास पहले से है कि इस इनपुट पे आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, वो आपका लेबल्ड डेटा हो गया। So in the supervised learning, we provide some labeled data to train our model. In unsupervised learning, the model learn itself, है ना, खुद लर्न करता है, एक्सपीरियंस लेता है और वो खुद सीखता है। आप जो लेबल डेटा है उसको प्रोवाइड नहीं कराते हो। एंड इन द केस ऑफ सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, it is a combination of supervised and unsupervised learning in which the portion of labeled data are less। जो लेबल डेटा होता है उसका पोर्शन थोड़ा कम होता है, मतलब थोड़े से डेटा से उसको ट्रेन किया जाता है और बहुत से डेटा से वो सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी गोइंग टू लर्न अ राइडिंग और हाउ टू राइड अ कार और वी कैन से बाइक, किस तरीके से चला सकते हैं, वो सीख रहा हो, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो सीखता है, दैट इज सिंपली सुपरवाइज्ड लर्निंग। एंड आफ्टर देन जब वो चलाता है उस बाइक को या कार को, तो वो सेल्फली चीजें सीखता है कि यस इस सिचुएशन में क्या करना है, दैट इज नॉन एज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। So that is a combination of learning a vehicles is a combination of semi-supervised learning, because we provide some guidance that is known as a supervised learning with the help of labeled data, and rest of data are unlabeled and that learn by itself, model itself, that is known as a semi-supervised learning. I hope this concept is clear to you. So it is a basic simple diagram taken from we can say Wikipedia. So training data. So supervised learning, it is simply a supervised learning. We have all labeled data. It means we train our model with the labeled data. Labeled data, it means for every input we have associated output. And it is create a model. For training a model, we have labeled data. And in semi-supervised learning, or we can say in unsupervised learning, all unlabeled data. It means in the unsupervised learning, model is trained itself without any external support, ये अपन कह सकते हैं। इसमें सारा डेटा क्या होता है, आपका unlabeled डेटा होता है। Similarly, in the case of we can say
semi supervised learning is a combination of some labeled data and lots of unlabeled data. जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ डेटास अपन जो है वो उसको अपन उसके फॉर्म में देते हैं, लेबल्ड के फॉर्म में देते हैं, और रेस्ट ऑफ डेटा आपका अनलेबल्ड फॉर्म में होता है. तो ट्रेनिंग जो होती है उसकी, वो कुछ गाइडेड डेटा होता है और कुछ अनगाइडेड होता है. गाइडेड मतलब उसमें इनपुट के साथ आउटपुट भी आपका एसोसिएटेड है. इसको अपन बोलते हैं सेमी सुपरवाइज लर्निंग. ठीक है. नाउ ये डेफिनेशन है, इसका कुछ पोर्शन है जो मैंने बताया, वही सारी चीजें हैं. उसी के साथ साथ एक और डायग्राम जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था. So there is a example of semi-supervised where you learn something with the presence of a teacher. आप कुछ सीखते हैं टीचर की मौजूदगी में, and rest of thing you learn itself. आप खुद अपना चीजों को पढ़ के खुद से समझ रहे हैं बाकी जो बची हुई चीजें हैं. तो it is also example of semi-supervised learning because here we use some guided information by the teacher and here we read or here we learn something by ourselves. That is known as a semi-supervised learning. Okay. Now it is a simply formal definition which we can say what is a semi-supervised learning. So it is a learning problem. It means a semi-supervised learning is a learning problem that involves a small number of labeled example. Labeled, it means the data is input and output are associated with prior, and large number of unlabeled examples. Learning problem of these types are challenging as neither supervised or nor unsupervised. So it is not comes under the supervised or unsupervised. Learning algorithm are able to make effective use of mixture of labels and unlabeled data, and as such specified semi-supervised learning algorithm are required. So where are some cases where we have little amount of data is a supervised and lot of data is unsupervised, then we can say we use semi-supervised learning algorithm. Okay. So simply the name suggests, because semi-supervised, it means we have some data of supervised and we have some lots of data unsupervised. That's why it is known as a semi-supervised. So same thing as the name suggests, it works like between, we can say, supervised and unsupervised techniques. We use these techniques when we are dealing with the data which is little bit labeled and rest large of data is unlabeled. Then we use a semi-supervised learning. We can use unsupervised technique to predict the labeled and then fit this labeled supervised learning technique. This techniques is mostly applicable in the case of image data set where the usually image are not labeled. So बहुत सारे examples हैं, आज भी मैं कुछ example लेके आया हूँ. जैसे मार्कोव चेन है, वो भी आपका रेनफोर्समेंट लर्निंग का भी एग्जांपल है और उसमें आप सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग का भी यूज करते हैं. ठीक है. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो इट इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ वी कैन से सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग. नाउ द क्वेश्चन कम, व्हाट इज द रेनफोर्समेंट लर्निंग? सो इट इज आल्सो टाइप ऑफ मशीन लर्निंग. सो इट इज वेरी पॉपुलर नाउअडेज. रेनफोर्समेंट लर्निंग बहुत जगह पे यूज होती है. फॉर एग्जांपल like a pizza boy deliver a pizza to the particular customer. तो जब वो डिलीवर करता है, so certain amount of time से डिले हो जाता है उसका डिलीवरी. तो क्या हो जाता है, we impose some penalty or we can say deliver the free. वो फ्री में डिलीवर करेगा आपको. अगर उसने फ्री में डिलीवर किया, इस मीन्स उसका जो अमाउंट है आपके पिज्जा का, वो उस बॉय को, जो डिलीवरी बॉय है, उसको देना पड़ेगा. तो वो क्या हुआ, वो उसके लिए एक तरीके से पेनल्टी, वो उसके लिए नेगेटिव रिवार्ड हुआ. ओके. सो देर आर सम इन्वायरमेंट क्या है आपका, वो आपका पूरा फूड डिलीवरी सिस्टम है. उसमें आपके कोई एजेंट होते हैं, जैसे आप खुद एजेंट है जो लाइक अ डिलीवरी बॉय जो कि आपको डिलीवर कर रहा है. वो कुछ स्टेप्स लेता है जिसको अगर कुछ डिलीवर करना है तो वो किस रास्ते को चूज करता है जिससे उसको पॉजिटिव रिवार्ड्स मिले. मतलब वो टाइम पे पहुंच जाए, वो पिज्जा डिलीवर कर दे और उसको पैसा मिल जाए उसका. ठीक है. That is simply known as the, we can say, positive rewards. But अगर वो डिले हो जाता है तो उसको क्या मिलता है, पैसा नहीं मिलता है. That is negative reward because उसको पैसा खुद से देना पड़ता है. For example, some cases. So it is simply known as a negative reward. So it is a negative reward for the particular agent. तो उसी प्रकार reinforcement learning एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपका environment होता है.
एजेंट होता है, फिर आपके एक्शंस होते हैं, आप क्या कर रहे हो, लाइक किस तरीके से कौन से रास्ते से आप जा रहे हो, जिसमें स्टेट्स होती हैं, कौन सी स्टेट पे आप हो, और रिवार्ड्स होते हैं। ये कुछ 5 या 6 चीजें आपकी होती है रेनफोर्समेंट लर्निंग में। तो इट इज आल्सो अ मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग अगर आपको पूछे कितने टाइप की होती है, तो मोटे मोटे तौर के 3 टाइप की होती है, और थोड़ा सा अच्छे से क्लासिफाई करें तो 4 प्रकार की होती है। द फर्स्ट थिंग इज सुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, the fourth one and the last one is simply known as a reinforcement learning. Okay, any doubt till now? बताइए। साढ़े बारह। बच्चे का पढ़ा था ना, क्या नाम उसका? देवेश पाठक। देवेश पाठक जनरल है क्या? पता नहीं। Okay, students, sorry for the disturbance. So, any question? Okay. So, let's have an example. That is the same example I already explained you in the past lecture. So, it is, we can say, we have like this. So, it is our environment. Environment is nothing but we have the environment where we work, something like that. So, it is, we can say, एक कोई एनिमल है, उसको इस ट्री के पास पहुंचना है, एंड इट हैव सम मल्टीपल चॉइस ऑफ रूट। बहुत सारे रूट्स इसके पास है, रास्ते इसके पास है, वेज इसके पास है इस ट्री के पास पहुंचने के लिए। अब ये जब इस एनिमल को इस ट्री के पास पहुंचना है, तो इट इज एजेंट। एनिमल जो उस ट्री को पहुंचना है जिसके पास, उसको अपन एजेंट बोलते हैं। एंड स्टेट्स इट मीन्स वो मूव करेगा, एक स्टेप मूव करी आगे पीछे, कहीं भी उसने मूव किया, तो मूव करने के बाद जहां पहुंचेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? स्टेट बोलेंगे। तो ये एनिमल किसी न किसी स्टेट पे चलता है और साथ में ही एक्शन लेता है। पहले तो ये एक्शन लेगा, ये लेफ्ट नीचे डाउन जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, अप जाएगा। उसने एक्शन लिया और एक्शन के बाद वो किसी स्टेट पे पहुंचेगा, और स्टेट पे पहुंचने के बाद उसको क्या मिलेगा? रिवार्ड मिलेगा। रिवार्ड पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी रिवार्ड आपको मिल सकता है। इस प्रकार अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया पिज्जा डिलीवरी बॉय का, सेम थिंग। तो आपका जो रेनफोर्समेंट लर्निंग होता है उसके अंदर क्या क्या होता है? एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में काम करने वाला एजेंट, एजेंट जो होता है वो क्या करता है? एक्शन लेता है, और एक्शन से के बाद वो किसी स्टेट पे पहुंचता है, और स्टेट पे पहुंचने के बाद उसको रिवार्ड मिल सकता है। और रिवार्ड जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। So it is the basic concept of reinforcement learning. So it is very very important nowadays reinforcement learning, because it used in so many applications. For an example, if I am saying the Ola cab and Uber and lots of different kind of, we can say, vehicle provider services, तो वो लोग भी reinforcement learning का यूज करते हैं। बिकॉज द पर्टिकुलर, अगर मैं एक ओला ड्राइवर हूँ, तो मेरे को किस तरीके से ज्यादा प्रॉफिट होगा? इट इज मेजर विद हेल्प ऑफ इंटरेक्टिंग विद द एनवायरमेंट, है ना। अगर मेरा बिहेवियर अच्छा है, मैं अच्छी सर्विस दे रहा हूँ, रिस्पॉन्स अच्छा दे रहा हूँ, मेरे कस्टमर्स के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, जो भी मेरी कार को यूज कर रहा है, रेटिंग्स मेरी अच्छी हैं, तो दैट गेट अ पॉजिटिव रिवार्ड, है ना। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो दैट विल गेट अ नेगेटिव रिवार्ड। सिमिलरली ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन द लाइव, वी कैन से लाइव एग्जाम्पल में भी अपन इसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। जो यूजर है वो उसको अपन एक एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म दे सकते हैं, एक पर्टिकुलर फैसिलिटी दे सकते हैं कि जिसका वो यूज कर रहा है, चाहे किसी भी सर्विस का यूज कर रहा है, वो ऐसा रिवार्ड दे जिसकी सहायता से उसको पता चले कि अगर वो अच्छे टाइम पे पहुंच रहा है तो उसको कुछ बेनिफिट मिले, यूजर को भी और सर्विस प्रोवाइडर को भी। तो बहुत सारे आपके रेनफोर्समेंट लर्निंग के एग्जाम्पल्स हैं। Okay, so in words we can say it is the ability of an agent to interact with the environment. So it is an environment, and an agent is nothing but a person, or we can say an authority which interact with the environment, and find out what is the best outcome. तो क्या बेस्ट आउटकम होगा? तो इसको इस ट्री के पास पहुंचना है, तो ऐसे स्टेप्स लेगा, ऐसे एक्शंस लेगा, जैसे ऐसी स्टेट्स पे पहुंचेगा जो कि ट्री के क्या होगा? नियरेस्ट होगा।
It follows the concept of hit and trial method. Hit and trial method, it may be possible कि आप कुछ steps आपने ली, like in the case of chess, आपने कुछ steps ली, हो सकता है आप में रिवार्ड में रूप में आपको सामने वाले से विन हो जाए आप, पर हो सकता है आपको लॉस होना पड़े, आपका कोई प्लेयर जो है वो आउट हो जाए, ऐसा अपन कह सकते हैं चेस में. तो दैट इज अ नेगेटिव रिवार्ड. और पॉजिटिव रिवार्ड जब आप सामने वाले को किसी प्लेयर को आउट कर रहे हैं, आप उससे जीत रहे हैं. तो ये भी चेस भी इज आल्सो एग्जांपल ऑफ we can say reinforcement learning, because in the chessboard is simply known as an environment. The goal is simply win the game, and the players are simply an agent, and the actions are moving to up and down. जहाँ भी अपन मूव कर रहे हैं, up down left right, वो अपन आपके actions हैं. And then after the action we reach at a particular state, that is simply known as a state. और हर एक स्टेट के ऊपर आपको रिवार्ड्स मिलेगा. इट मे बी ए पॉजिटिव, इट मे बी ए नेगेटिव. नेगेटिव इन द सेंस अगर आपका प्लेयर आउट हो रहा है या आपको कुछ लॉस हो रहा है, दैट इज नेगेटिव रिवार्ड्स. और अगर आप सामने वाले को आउट करें, दैट इज अ पॉजिटिव रिवार्ड्स. ओके, वेरी गुड मॉर्निंग. इट्स ओके शशांक. चलो, सो द एजेंट इज रिवार्डेड और पेनलाइज. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है रेनफोर्समेंट लर्निंग का, बिकॉज रिवार्ड के आधार पर ही आप अपने मॉडल को ब्यूटीफुल या इफेक्टिव बना सकते हैं. वो इट मे बी ए नेगेटिव, इट मे बी ए पॉजिटिव. सो विद द पॉइंट ऑफ द करेक्ट और रॉन्ग आंसर एंड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉजिटिव रिवार्ड्स पॉइंट गेनिंग द मॉडल ट्रेन इटसेल्फ. तो ये सेमी सुपरवाइज भी अपन कह सकते हैं, इसको अपन अनसुपरवाइज की तरह भी यहाँ समझा है. पर अभी जो अपन मार्कोव डिसीजन चेन में आपको बताऊंगा, that is a kind of semi supervised technique and it is mainly user reinforcement learning. Okay, because अगर किसी यूजर ने कोई एक्शन लिया और उसको नेगेटिव रिवार्ड मिला, लाइक अ चाइल्ड, जैसे जो बच्चे होते हैं उनको नई नई चीजें पता नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने कोई गर्म चीज पकड़ ली है, तो एक बार उसने पकड़ लेगा तो उसको नेगेटिव रिवार्ड मिला, तो अगली बार वो नहीं लेगा क्योंकि इट लर्न इट सेल्फ. दैट इज नोन एज द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. So, and again, once trainer gets ready, the prediction new data presented to do it. ये सिंपल सा है कि एक मॉडल जो होता है वो खुद को ट्रेन करता है रिवार्ड के रूप में. रिवार्ड पॉजिटिव है मतलब वो एक्शन सही है, रिवार्ड नेगेटिव है मतलब वो एक्शन क्या है, थोड़ा सा गलत है, इसको अपन को नहीं लेना है. तो वो ट्रेन करता है खुद को, और अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेनिंग अगर न्यू स्टेट आती है, न्यू एक्शन अपन को रिक्वायर्ड होता है, न्यू गोल अपन को मिलता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग टू द ट्रेनिंग वो वर्क करता है. Okay, so till now we discussed the basic concept of semi-supervised learning. What is semi-supervised learning, and what do you mean by reinforcement learning? Okay. Now I just wish to give you a little bit introduction about Markov chain, and then we will stop our class for today. So Markov decision process. So it is nothing but it is a reinforcement learning problem. रेनफोर्समेंट लर्निंग प्रॉब्लम जो होता है उसी तरीके से इसमें काम करते हैं. इसमें क्या होता है कि जो यूजर होता है, फॉर लाइक एन एग्जांपल ऑफ कार ड्राइवर, इट टेक एन एक्शन. ये एक्शन लेता है. ये एक्शन में एक तो ये सेल्फ डिसीजन भी लेता है, खुद के डिसीजन लेता है, जिसको अपन सुपरवाइज डिसीजन कह सकते हैं. और एक जो होता है वो जो मॉडल होता है उसके अकॉर्डिंग वो प्रिडिक्शन भी कर सकता है कि कौन सा आपका पॉसिबल केसेस हो सकता है. ठीक है, तो दोनों टाइप के केसेस यूज करता है. और कौन सा डिसीजन जो है वो आपको पॉजिटिव रिवार्ड देगा, वो आप चूज कर रहे हो, दैट इज कम अंडर द मार्कोव डिसीजन प्रोसेस. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. तो आज अपन इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं, देन वी विल डिस्कस ऑल द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एज वेल एज अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इट. So Markov decision process is a discrete time stochastic control process. It means we can say random selection of particular thing, that is a stochastic control process. It provides a mathematic framework. That is very important. Mathematic frameworks, because ML is nothing but a use of mathematics for modeling decision making in situation where outcome are partly random and partly under the control of decision maker. So it is very important. So here the two words we use, a partly random, it is simply known as a random, partly random and partly under the control. तो ये random वाला जो है वो अनसुपरवाइज है, अंडर द कंट्रोल ये सुपरवाइज है, और दोनों का आपका जो कॉम्बिनेशन है वो आपका बनेगा सेमी सुपरवाइज. ठीक है, तो
मार्कअप चेन इज नथिंग बट सेमी सुपरवाइज प्रोसेस अपन कह सकते हैं, और ये आपका रेनफोर्समेंट लर्निंग का एक एल्गोरिथम है. ओके, so MDP Markov decision process are useful for studying optimization problem to solve via dynamic programming. So let's have a look. So it is an example of Markov decision chain. I will give you today only a brief introduction. We will discuss it very deeply with the programming as well as all the concept of theoretical concept, all the theoretical concept. So see, in this example, there are some states. S0 is a state, S1 is a state, S2 is a state, which is simply an example, simply MDP Markov decision process with the three states, green circle, ये आपकी states है, and two actions. यहाँ पर action है A0, A1, ये आपके actions है, with the two rewards. आप reward देखोगे, अगर यहाँ पे आप देखोगे आपको rewards मिलेंगे. एक आपका है रिवार्ड से -1, एक आपका रिवार्ड से +1. ये आपके कुछ रिवार्ड्स है. तो कुल मिला के सपोज आप S0 पर हैं और S0 से आप एक्शन ले रहे हैं A0, तो आप कहाँ पहुंच रहे हैं, S2 पे पहुंच रहे हैं. और सिमिलरली अगर आप S0 पे हैं और A1 एक्शन ले रहे हैं तो भी आप S2 पे पहुंचे. सबकी कुछ कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट 0.5 है, इसकी कॉस्ट 1.0 है. ये कुछ वेटिंग कॉस्ट दे रखी है, हो सकता है डिस्टेंस हो या कुछ और मेजरमेंट इसका हो सकता है. बट सपोज अगर आप स्टेट S1 पर हैं और S1 से आप जा रहे हैं S0 पर, तो आपको प्लस +5 रिवार्ड मिलेगा. और सिमिलरली अगर आप S2 पर हैं और एक्शन A1 ले रहे हैं और अगर आप जा रहे हैं S0 पर, तो हो सकता है आपको -1 आपको रिवार्ड मिल सकता है. इट्स सिंपली एन एग्जांपल टेकन फ्रॉम अगेन you can say Wikipedia. I take it from the Wikipedia, and definition is also. So Markov chain is nothing but it is a mathematical use to predict which state is better for a particular user to move to achieve the goal, and it provide the best decision for that it can get the maximum rewards. That is very important. Okay. So MDP are useful for studying the optimization problem solving the dynamic programming. So why it is a dynamic? Because it is a hit and try. We don't know कि किस स्टेप्स पे आपको रिवार्ड्स मिलेगा, किस स्टेप पे आपको पॉजिटिव रिवार्ड्स मिलेगा और नेगेटिव रिवार्ड्स मिलेगा. सो इट इज अ डायनामिक प्रोग्रामिंग, हिट एंड ट्राई अपन इसमें कह सकते हैं. सो इट इज अ मार्कअप चेन इज नथिंग बट इट इज अ रेनफोर्समेंट लर्निंग का ही एक टाइप है, जिसके अंदर अपन जो बेस डिसीजन हो सकता है किसी स्टेट के ऊपर, वो अपन चूज करेंगे. किसी दूसरे स्टेट पे जाने के लिए एक्शन को चूज करेंगे, और इसके अंदर आपका कुछ जो यूजर होता है वो भी अपना कुछ डिसीजन यूज करता है. सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग बोथ. So as per your request, I complete my lecture for today. I short it. I have more slide of it, but the starting from the request of the student, I already shot it. So thank you very much.